हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 64 में। आज अपन एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। यस बेटा, पादप कार्यिकी। यस बेटा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कंसेप्चुअल है। यस, और कंप्लीटली NCERT बेस्ड ये टॉपिक एग्जाम में आता है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें बेटा, तो पर ईयर इस चैप्टर से 6 से 7, ये एक पूरी यूनिट है, इसमें कई चैप्टर हैं, तो 6 से 7 क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यस बेटा, और बिल्कुल कंसेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है। आप समझ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। और इसमें जो भी आपने सेल बायोलॉजी का स्टडी किया है, वो भी आपको काफ़ी, जो मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग है, झिल्ली का जो अपन बात रही कार्य हैं, वो भी काफ़ी हद तक इसमें आपको हेल्प करेंगे। यस बेटा, और आप समझ रहे हैं, तो अपन बात कर रहे हैं बेटा प्लांट फिजियोलॉजी की। प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की। यस बेटा, तो अपन कहते हैं बेटा कि देखो, सीधी सी बात है कि प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहते हैं आप। यस बेटा, तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न पादप, या अपन जिसमें से कहें बेटा, जिसमें पादपों की विभिन्न अनुक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यस बेटा, तो प्लांट फिजियोलॉजी यानी बॉटनी की, यस, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों की विभिन्न अनुक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यस बेटा, क्या कहलाती है? पादप कार्यिकी कहलाती है। यस, तो अपन कहें कि भाई पादप कार्यिकी कहलाती है। और अपन फिर अपन कहें बेटा कि पादप कार्यिकी में, पादप कार्यिकी में पादप कोशिकाओं की गतिविधियों एवं उपापचय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यस बेटा, कि पादप कार्यिकी में जो प्लांट फिजियोलॉजी है बेटा, उसमें पादप कोशिकाओं की गतिविधियों एवं उपापचय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यस बेटा, अब आप ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं यहां पर, कि जो प्लांट फिजियोलॉजी है, जनरली अपन इसको साइंस का वो पार्ट भी कह सकते हैं, कि अपन एक यहां पर वर्ड लिखें कि आप जानते हो बेटा कि यह प्लांट का फंक्शनल कोऑर्डिनेशन को बताती है। फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, फंक्शनल कोऑर्डिनेशन है ना बेटा, जो कार्यात्मक समन्वय स्थापित होता है पादपों का, यानी फंक्शनल कोऑर्डिनेशन। और या फिर अपन कहें बेटा कि यह प्लांट का कार्यात्मक नियमन, कार्यात्मक नियमन को भी प्रदर्शित करती है, फंक्शनल रेगुलेशन। रेगुलेशन, जैसे मानव में अपने शरीर में रासायनिक समन्वय होता है और अपने बॉडी का कई सारे रासायनिक पदार्थों के द्वारा अपने आप कंट्रोल होता है, वैसे ही प्लांट में अपन बात है कि फंक्शनल कोऑर्डिनेशन और फंक्शनल रेगुलेशन। यस बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करता हूं मैं यहाँ पे। बेटा कि ये जो प्लांट फिजियोलॉजी का क्या उद्देश्य है, प्लांट फिजियोलॉजी का जो टारगेट क्या है बेटा, प्लांट फिजियोलॉजी का उद्देश्य है पादप के विकास को
है ना। अपन कहेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी का उद्देश्य पादप के विकास को मानवीय विकास के अनुरूप ढालने से है। ताकि मानव को अधिकाधिक संसाधनों रिसोर्सेज की उपलब्धता करवाई जा सके। यस बेटा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात कहूंगा मैं बेटा कि प्लांट फिजियोलॉजी का जो उद्देश्य है, टारगेट पादप के विकास को मानव विकास के अनुरूप ढालने से है, ताकि मानव को आप जानते हैं अधिकाधिक मात्रा में संसाधनों की उपलब्धता करवाई जा सके। यस बेटा, आप समझ रहे हैं बेटा। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी। अब देखिए कि इस प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर कितने एक्ट इंक्लूड हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं करूंगा बेटा कि देखिएगा प्लांट फिजियोलॉजी में आप किन किन चीजों का स्टडी करेंगे। तो यहां मैं कहूंगा प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की। तो देखिए बेटा कि पादप कार्य में आप किन किन इवेंट्स की, किन किन बातों की, किन किन एस्पेक्ट का आप अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा प्लांट फिजियोलॉजी में बेटा सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज। यस बेटा, यानी जो आप समझ रहे हैं कि जैव रासायनिक या कार्य की रासायनिक गतिविधियां, फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज। यस बेटा, फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज में आप क्या लेंगे? फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज में आप लेंगे बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, यानी पादपों में परिवहन। या इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा वाटर रिलेशन, पादपों में वाटर रिलेशन यानी जल संबंध की बात हो जाएगी। यस बेटा, और अपन बात करेंगे कि मिनरल न्यूट्रिशन इन हायर प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन या सीधा अपन लिख दे खनिज पोषण। तो देखिए बेटा कि प्लांट फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट एस्पेक्ट है वो अपन बात करेंगे कि फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज है, और फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज में अपन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, पादपों में परिवहन या वाटर रिलेशन जल संबंध, और मिनरल न्यूट्रिशन यानी खनिज पोषण। यस, सेकंड जो इसमें अपन वे पढ़ते हैं, सेकंड जो वे अपन यहाँ पर पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, वो बेटा अपन बात करते हैं जैसे मेटाबॉलिक पाथवे। जो भी आप जानते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे, तो भाई पादपों का उपापचय क्या है? मेटाबॉलिक पाथवे। यस बेटा, यानी जो उपापचयी पथ है, उपापचयी पथ, तो बेटा वो तो कोई भी जीवित कोशिका हो, स्पेशली आप जानते हो कि उपापचय है तो ही वो जीवित है। उपापचय मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म स्पेशली आपने क्या कहा था, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। यस, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पादपों में दोनों टाइप का मेटाबॉलिज्म होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी यहाँ आप बात करोगे रेस्पायरेशन, मतलब हर जीवित कोशिका श्वसन करती है, तो रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, पादपों में श्वसन या पादप कोशिकाओं में श्वसन, पादपों में श्वसन। यस बेटा, और फोटोसिंथेसिस कि पादप स्वपोषी होते हैं ना, इसलिए आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, पादपों में प्रकाश संश्लेषण।
यस बेटा, तो ये आपका होगा मेटाबॉलिक पाथवे। क्या होगा बेटा? मेटाबॉलिक पाथवे। यस, इसके बाद में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे एनिमल्स में एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, हार्मोन के थ्रू अपना केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। तभी तो अपने कहा ना कि फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, और अपने बॉडी के विभिन्न कार्यों का नियमन होता है, रेगुलेशन होता है। तो प्लांट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं कि ग्रोथ जो वृद्धि होती है, तो ग्रोथ उस वृद्धि पे नियमन होता है फाइटो हार्मोन का, पादप हार्मोन का। तो टॉपिक आपका होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वृद्धि और पादप अंगों का जो विकास होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यस बेटा, और यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये किसके रेगुलेशन में होगा? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादप वृद्धि नियामक। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादप वृद्धि नियामक। तो ये सारे, इन सारे एस्पेक्ट का अपन स्टडी किसमें करेंगे बेटा? प्लांट फिजियोलॉजी में। तो समझना, फिजियोलॉजी में जैसे आप यहाँ जो 11 चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट, उच्च पादपों में परिवहन। फिर नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा मिनरल न्यूट्रिशन इन हायर प्लांट, उच्च पादपों में खनिज पोषण। फिर नेक्स्ट अपना चैप्टर होगा रेस्पिरेशन इन प्लांट, पादपों में श्वसन। फिर अपन बात करेंगे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, पादपों में प्रकाश संश्लेषण। और फिर अपन बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी पादपों की वृद्धि और विकास, यानी पादप हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादप वृद्धि नियामक। यस बेटा, तो ये सारे चीज का अपन किसमें अध्ययन करेंगे? प्लांट फिजियोलॉजी। तो यही अब आप जानते हैं कि एस्पेक्ट आपके होते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। यस बेटा, अब देखिएगा, फिर अपन कहते हैं कि भाई फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने यहां पर करते हैं कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्यकी के पितामह है। तो बेटा आप देखते हैं कि पादप कार्यकी के पितामह जो हैं स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स। और फिर अपन कहेंगे बेटा फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, भारतीय पादप कार्यकी के जो जनक हैं वो आप समझ सकते हैं जेसी बोस। ये लो जी, तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है बेटा? स्टीफन हेल्स। एंड फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कौन है बेटा? जेसी बोस। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ये कुछ डेफिनेशंस थी, और आपको ये पता होना चाहिए कि भी अपन पूरी प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या स्टडी करेंगे, किन किन रेफरेंस में अपन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट, उच्च पादपों में परिवहन, या वाटर रिलेशन इन हायर प्लांट, उच्च पादपों में जल संबंध, मिनरल न्यूट्रिशन इन हायर प्लांट, उच्च पादपों में खनिज पोषण, और मेटाबॉलिक पाथवे, उपापचयी पथ, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट, पादपों में श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, और फिर आप जानते हो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और अपन भी क्या, वो तो बेटा प्रकृति के प्लांट तो वो हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। यस बेटा, अपन तो अपना न्यूट्रिशन दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों से लेते हैं, लेकिन अपन भी क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को लेते हैं, इंजेक्शन अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर अपने बॉडी में क्या होता है? डाइजेशन। यस, तो डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट फूड का फिर एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है ब्लड के अंदर, और अवशोषण होता है तो फिर उसका अपने तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, उसके थ्रू सर्कुलेशन, बॉडी में सर्कुलेशन होता है, और फिर अपनी ईच और एवरी सेल में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, यानी श्वसन, उपापचय, जिससे अपन को एनर्जी मिलती है। तो वो सारा अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर डाइजेशन होता है, उसके बाद रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है। तो उन सारे टॉपिक्स का अपन किसमें? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। वैसे आप जानते हो कि यहाँ प्लांट फिजियोलॉजी में इन टॉपिक्स के अपन अध्ययन करेंगे। यस बेटा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, पादपों में परिवहन।
हाँ तो देखिए बेटा कि यहाँ जो फर्स्ट जो यहाँ पर आपका चैप्टर है एनसीईआरटी का जो 11 चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेते हैं ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट। यानी बेटा उच्च पादपों में परिवहन, उच्च पादपों में परिवहन। तो देखो बेटा यहाँ हायर प्लांट से मीन है कि जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म है स्पर्मेटोफाइटा बीजधारी पादप। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट। तो अब यहाँ आप देखिए एक बात आपको समझाता हूँ कि देखो बेटा जैसे अपन मनुष्य में तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि जो ट्रांसपोर्ट के लिए एक सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, यस, परिसंचरण तंत्र। तो उसके थ्रू आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर जो पोषक हैं या आवश्यक पदार्थ है उनका परिसंचरण या ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन पादपों में तो ऐसा कुछ भी नहीं, पादपों में परिसंचरण तंत्र नहीं है। लेकिन पादपों में आप जानते हैं कि छोटी छोटी दूरी का जो कोशिकाओं या कोशिकाओं में होता है वो तो होता ही है, साथ में अत्यधिक दूरी, लंबी दूरी का भी आपका प्रभाव होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मर्दा में जो जड़ें होती है उनके मूलद्रोम से जल खनिज अवशोषित होकर या जल अवशोषित होकर आप जानते हो पत्तियों तक, जो 100 मीटर की हाइट तक भी हो सकता है, पत्तियों तक पहुंचते हैं। और पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम से जो भोज्य पदार्थ बनते हैं वो पादप के हर भाग तक, हर कोशिका तक पहुंचते हैं, चाहे मर्दा में अंतस्थापित भूमिगत भाग जड़ का मूलद्रोम ही क्यों ना हो, वहां तक वो भोज्य पदार्थ पहुंचते हैं। तो इतना लंबी दूरी का प्रभाव भी करते हैं बिना किसी परिसंचरण तंत्र के। तो देखो बेटा यहाँ अपन समझ सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताऊंगा कि भाई ये जो पुष्पी पादप है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो एक फ्लावरिंग प्लांट में वो कौन से पदार्थ हैं जिनके परिवहन की आवश्यकता होती है। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि अपन यहाँ लिखेंगे कि एक पुष्पी पादप में, एक पुष्पीय पादप यानी फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म, यस बेटा, तो एक पुष्पीय पादप में वे पदार्थ जिनके परिवहन की आवश्यकता होती है। यस बेटा, तो कौन कौन से परमात्रिक ऐसे पदार्थ हैं जिनके ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो पुष्प मतलब परिवहन की आवश्यकता होती है। तो देखो बेटा अपन यहाँ लिखेंगे कि किन किन के ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो एक तो आप समझ सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाटर यानी जल के परिवहन की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि मिनरल न्यूट्रिएंट, जो इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं, अकार्बनिक खनिज पोषक, अकार्बनिक खनिज पोषक। यस बेटा, इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जैसे ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना बेटा, यानी जो कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, कार्बनिक पोषक तत्व है। यस, और फिर अपन बात करते हैं बेटा कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो पादप वृद्धि और विकास का नियमन करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी पादप वृद्धि नियामक। जो पादप हार्मोन होते हैं। तो बेटा वे पदार्थ जिनके परिवहन की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, तो वो किन किन पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर, जल, मिनरल न्यूट्रिएंट, इन अकार्बनिक खनिज पोषक तत्व, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, कार्बनिक पोषक तत्व और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादप वृद्धि नियामक। यस बेटा, अब ध्यान दीजिएगा बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर कई एस्पेक्ट पढ़ेंगे कि एक तो परिवहन कैसे होता है, और फिर अपन बात करेंगे परिवहन की दिशा क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इस चैप्टर में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो शुरू का एनसीईआरटी का पेज है उसमें पूरे चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड है उसका केवल ओवरव्यू बता रखा है। तो फिर हर लाइन जो अपन बोल रहे हैं उसको अपन विस्तृत लेवल पे अगले सारे लेक्चर्स में अपन उसको पढ़ेंगे। यस बेटा, अब देखिएगा
कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जानते हैं बेटा कि पादप में जब इन पदार्थों का परिवहन होता है तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, यानी इन पदार्थों के द्वारा नापी गई दूरी के आधार पर, इन पदार्थों के द्वारा नापी गई दूरी के आधार पर परिवहन दो प्रकार का होता है। यस बेटा, कि जो ऊपर आपको मेंशन मटेरियल है, पदार्थ हैं, इन पदार्थ ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो ट्रांसपोर्ट है वो दो टाइप का होता है। यस बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या होता है बेटा, फर्स्ट जो आपका होता है वो होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर का मीन हो गया अल्प दूरी प्रवाह, अल्प दूरी प्रवाह। यस बेटा, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर क्या है मैं आपको बता दूं। देखो ध्यान दीजिए बेटा कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर क्या है, जो भी आप सेल बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। और आपको मैं बता दूं कि प्लांट फिजियोलॉजी के इस चैप्टर को समझने के लिए तो सेल बायोलॉजी जो आप पढ़ चुके हैं, और प्लांट एनाटॉमी पादप शारीरिकी, जहां पादप उत्तक जो दे रखे हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ऐसे उत्तक दे रखे हैं ना, या फिर समान उत्तक जो जाइलम और फ्लोएम। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर, अल्प दूरी का प्रवाह। तो ये क्या होता है बेटा कि अल्प दूरी का प्रवाह का मीन क्या होता है, या तो पादप कोशिका में, जैसे पादप कोशिका में इनसाइड सेल ही, पादप कोशिका में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों का स्थानांतरण। तो देखो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समझ सकते हैं कि पादप कोशिका में, प्लांट सेल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों का स्थानांतरण। मीन आपका क्या हो गया, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, यानी कोशिका के अंदर ही। यस बेटा, कोशिका के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों का स्थानांतरण। तो देखिएगा जैसे आपने अच्छे से पढ़ा है पादप कोशिका के अंदर, तो पादप कोशिका के अंदर बेटा आपने अच्छे से पढ़ा है ये कि जैसे ये सेल वॉल है, प्लांट सेल की सेल वॉल है, और प्लांट सेल में ये मेम्ब्रेन है, और कोशिका के अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों के स्थानांतरण पे किसका नियंत्रण होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और अब आप समझ सकते हैं जैसे पादप कोशिका में बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती हैं, तो जैसे अपन बात उड़ा कि ये आपकी वैक्यूल है, तो आपने वहाँ वैक्यूल जो रसधानी होती है, यस, इसकी मेम्ब्रेन को आपने वहाँ टोनोप्लास्ट कहा था, टोनोप्लास्ट। यस कहा था ना, टोनोप्लास्ट। अब आपने कहा था कि टोनोप्लास्ट में पंप प्रोटीन भी होते हैं, और ये आयन को सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अंदर धकेल देती है आयंस को। यस, जब आयन अंदर ज्यादा हो जाते हैं, ओपी प्राशन दाब बढ़ जाता है, आयन की सांद्रता अंदर ज्यादा हो जाती है, तो फिर अंदर कौन ट्रेवल करता है, वाटर भी ट्रेवल करता है, जल भी। तो ये आप जानते बेटा कि एक ही कोशिका में अंदर, जैसे कोशिका दरवे से मतलब जो तरल होता है वहां से किसी कोशिकांग की झिल्ली को पार करके अंदर बाहर पदार्थों का स्थानांतरण। अच्छा, ऐसे ही अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण होगा तो ग्लूकोज का अणु माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। साइटोप्लाज्म में जब ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है, पायरुविक एसिड पायरुविक अम्ल बन जाता है, तो पायरुविक अम्ल जब अंदर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तभी तो आगे का शोषण संपन्न होगा। बात को समझ रहे हैं। तो अपन ने कहा कि पादप कोशिका में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों का स्थानांतरण, यानी इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। एक तो ये बात आपकी होगी बेटा। यस, या फिर अपन कहें
कि उत्तक की कोशिकाओं के मध्य परिवहन, उत्तक में विभिन्न कोशिकाएं होती है, तो उत्तक की कोशिकाओं के मध्य परिवहन, कोशिकाओं के मध्य परिवहन, है ना। तो जैसे अपन कहें कि दो कोशिकाओं के मध्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, दो कोशिकाओं के मध्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोडेस्मेटा, जो जीवित संबंध होते हैं बेटा, जीवद्रव्य सेतु होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो दो कोशिकाओं के मध्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से परिवहन। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। यस बेटा। तो ये किसमें काउंट होंगे बताओ? शॉर्ट डिस्टेंस में, अल्प दूरी का प्रवाह। यस। इसके साथ ही मैं ऐसे कहूं बेटा, देखो कि जैसे पादप की जो पत्तियां होती है, यस, तो पत्तियों, जो पादप की पत्ती होती है उसमें अधिचरम होती है, अंदर मर्दूतक उत्तक होता है, तो वहां अंतरकोश के अवकाश होते हैं। तो पत्तियों के अंतरकोशिकीय अवकाशों से, पत्तियों के अंतरकोशिकीय अवकाशों, यानी बेटा इंटर सेलुलर स्पेस, पत्तियों के अंतरकोशिकीय अवकाशों से बाह्य वातावरण में गैसीय विनिमय, जो गैसियस एक्सचेंज होता है, या ऐसे अपन कहें कि पत्तियों के अंतरकोश के अवकाशों व बाह्य वातावरण के मध्य गैसीय विनिमय। यस। तो बेटा आप समझ सकते हो, जैसे डे टाइम में अपने सारी बातें बहुत बड़े लेवल पढ़ेंगे। जैसे आप समझ सकते हो कि डे टाइम में पत्ती जब प्रकाश संश्लेषण करती है तो O2 रिलीज करती है, मुक्त करती है O2, और उस दौरान आप जानते हैं कि वो CO2 लेती है। तो ये जो गैसीय विनिमय है, पत्तियों का जो अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं, अंतरकोश के अवकाश और बाह्य वातावरण के मध्य जो गैसियस एक्सचेंज है, ये आप समझ सकते हैं वो भी किसमें आता है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर में। यस बेटा। अब देखिए कि अपन सीधी सी बात यहां पर कहते हैं कि भाई जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर वो अपन किसके थ्रू होता है? तो अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटा यहां पर कहेंगे कि देखो बेटा कि जो अल्प दूरी स्थानांतरण में, यहां अपन बात कहेंगे अल्प दूरी स्थानांतरण में, जैसे आप समझ सकते हो बेटा कि विसरण, जो डिफ्यूजन है, विसरण है, परासरण, वो एक विशेष प्रकार का विसरण ही है, लेकिन जल का होता है वहां पर परिवहन। तो बेटा जानते हो कि अल्प दूरी स्थानांतरण में विसरण, परासरण या सक्रिय परिवहन के द्वारा समर्थित कोशिका द्रव्यीय गति, यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइक होती है। यस बेटा। तो ध्यान दें कि जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर है उसमें विसरण है, परासरण है, सक्रिय परिवहन के द्वारा समर्थित कोशिका द्रव्यीय गति, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये सहायक होते हैं। यस बेटा। तो अपन कहेंगे कि सबसे पहले इस चैप्टर का पहला पॉइंट यही होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर में मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के माध्यम, तो निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन। और वहां आपने कहा था ना कि कोशिका के अंदर बाहर जो पदार्थों का परिवहन होता है उस पर नियंत्रण किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आर पार भाई सरल विसरण हो रहा है,
सुसाध्य विसरण हो रहा है या सक्रिय परिवहन हो रहा है, तो चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट इसी को शो करेगा। बात को समझ रहे हैं? और कैसे देखो अपन बात उठा कि यहाँ आयंस का, इस टोनोप्लास्ट ने आयन को जब अंदर धकेला तो फिर उससे कोशिका द्रव्य गति हुई, तो आप जानते हो सक्रिय परिवहन के द्वारा समर्थित कोशिका द्रव्यी गति, ये सारे सहायक होते हैं। तो एक पार्ट आपको है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर। अब देखो बेटा अपन बात करते हैं कि जैसे डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है उसके बेसिस पे जो दूसरा आपका होता है वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर, यानी लंबी दूरी का प्रवाह। तो देखिएगा देखो बेटा, अगला आपका हो गया कि पदार्थ कितनी दूरी तय कर रहे हैं, उसके बेसिस पे एक आपका हो गया शॉर्ट डिस्टेंस और ये आपका हो गया बेटा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर, लंबी दूरी का प्रवाह। यस, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर बेटा कि जो लंबी दूरी का प्रवाह होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर होता है, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि भी लंबी दूरी का प्रवाह जो जाइलम और फ्लोएम जो समन उत्तक होते हैं पादप के, उनके थ्रू होता है। यस, तो मैं आपसे यहां कहूंगा कि लंबी दूरी तक परिवहन, लंबी दूरी तक परिवहन समन उत्तकों, जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं, यस बेटा, तो लंबी दूरी तक परिवहन समन तंत्र या समन उत्तकों अर्थात जाइलम व फ्लोएम द्वारा होता है। यानी बेटा आप जानते हो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर में समन तंत्र वैस्कुलर सिस्टम चाहिए, यानी समन उत्तकों जाइलम फ्लोएम के द्वारा ही लंबी दूरी का प्रवाह होगा। इसका मतलब कि वो पादप जिनमें समन उत्तक नहीं है, जैसे ब्रायोफाइटा असमनीय है, तो ब्रायोफाइटा में लंबी दूरी का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए ब्रायोफाइटा प्लांट हाइट नहीं ले पाए, यानी बहुत ऊंचाई नहीं ले पाए। जो बहुत बड़े वृक्ष होते हैं या ऊंचाई, वही पादप ले पाए हैं जिनके अंदर क्या होता है, समन उत्तक होता है, क्योंकि लंबी दूरी के प्रवाह में कौन सा एक है, वैस्कुलर टिश्यू। यस बेटा, अब आप जानते हो कि ये समन उत्तकों जो जाइलम फ्लोएम है, समन उत्तकों यानी अपन सीधी सी बात कहें कि भी जाइलम फ्लोएम, जाइलम व फ्लोएम के द्वारा पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण ट्रांसलोकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण कहलाता है। बात को समझे? तो जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो समन उत्तक तंत्र के द्वारा होगा, और समन उत्तकों यानी जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। बात को समझ रहे हैं आप? यस, क्लियर है। अब देखिएगा कि यहां अपन बात करेंगे, अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की अपन बात करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जाइलम जो आप जानते हैं बेटा दारू उत्तक है ना, जाइलम ये किसका समन करता है, यानी किस प्रकार के पदार्थों का समन कौन करता है? यस बेटा। और फिर डिस्टेंस की बात हो गई, किस प्रकार के पदार्थों का समन कौन करता है, उसके बाद अपन बात करेंगे डायरेक्शन की, यानी उसकी दिशा क्या होती है। तो आपको अच्छे से पता है बेटा कि देखो जाइलम के द्वारा अगर मुख्यतः पूछ लिया जाए
तो अपन क्या कहेंगे बेटा कि जाइलम के द्वारा मुख्यतः जल व अकार्बनिक खनिजों का परिवहन होता है। यानी बेटा जाइलम मुख्यतः किसका स्थानांतरण करता है? वाटर जो पोलर है, ध्रुवीय है, जल और अकार्बनिक खनिज जो इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट हैं। यस, तो जाइलम के द्वारा मुख्यतः जल और अकार्बनिक खनिजों का परिवहन होता है। लेकिन अपन बात करें बेटा कि कुछ मात्रा में कार्बनिक पदार्थों जैसे पादप हार्मोन, अब वो पादप हार्मोन या पादपवर्धी नियामक जो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। यस बेटा, तो कुछ मात्रा में कार्बनिक पदार्थों जैसे पादप हार्मोन या कार्बनिक नाइट्रोजन एमाइड, जो अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ेंगे, एमाइड का भी स्थानांतरण होता है। यस बेटा, तो सीधी सी बात है कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि जाइलम के द्वारा मुख्यतः परिवहन होता है तो जल और अकार्बनिक खनिज आंसर होगा केवल। और अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए कि जाइलम के द्वारा परिवहन हो सकता है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो मान लो कि जल और अकार्बनिक खनिज, दूसरा ऑप्शन आपका हो कि कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे पादप हार्मोन, पादपवर्धी नियामक जो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, या कार्बनिक नाइट्रोजन, और फिर आगे बोथ का आंसर हो तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा। यस बेटा, तो ये तो किसके द्वारा परिवहन होता है बताओ? जाइलम के द्वारा। यस, और या यहां पर अपन कार्बनिक नाइट्रोजन एमाइड या कुछ एमिनो एसिड भी ले सकते हैं, कुछ एमिनो अम्लों का भी स्थानांतरण हो सकता है। यस बेटा, ध्यान दीजिएगा। फिर अपन यहां बात करेंगे कि फ्लोएम के द्वारा किसका परिवहन होगा? फ्लोएम जो पोष व उत्तक होता है। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर भी मैं करूंगा कि भाई देखो फ्लोएम के द्वारा मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों, या अपन कहें कि फ्लोएम के द्वारा मुख्यतः कार्बनिक शर्कराओं, यस बेटा, जो ऑर्गेनिक सोल्यूट होते हैं, कार्बनिक विलेय होते हैं या कार्बनिक शर्कराएं होती है, सुगर्स होती हैं, तो फ्लोएम के द्वारा मुख्यतः कार्बनिक शर्कराओं जैसे सुक्रोज या अन्य शर्कराओं का परिवहन होता है। इट मीन बेटा क्या? कार्बनिक विलेय स्थानांतरित होते हैं। कार्बनिक विलेय मुख्यतः कौन स्थानांतरित होते हैं? ऑर्गेनिक सोल्यूट, कार्बनिक विलेय। किसके द्वारा बेटा? फ्लोएम के द्वारा। तो अगर मुख्यतः पूछ लिया जाए तो फ्लोएम के द्वारा मैं आपको बता दूं बेटा कि कार्बनिक विलेय या कार्बनिक शर्कराओं जैसे कि सुक्रोज और अन्य शर्कराओं का परिवहन होता है। लेकिन आप जानते हैं कि इसके साथ साथ कुछ मात्रा में पादप हार्मोन जो कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, ये अध्रुवीय होते हैं, कुछ मात्रा में पादप हार्मोन, यस बेटा, पादपवर्धी नियामक जो होते हैं, जल व अकार्बनिक खनिज भी प्रवाहित होते हैं। यस बेटा, भाई देखो फ्लोएम के द्वारा मुख्यतः कार्बनिक शर्कराओं की जगह अपन कार्बनिक विलेय लिखें, कार्बनिक विलेय ऑर्गेनिक सोल्यूट लिख दें, जैसे सुक्रोज और अन्य शर्कराओं का परिवहन होता है, तो ज्यादातर तो यहाँ ऑर्गेनिक का ही ट्रांसफर होता है। लेकिन कुछ मात्रा में बेटा आप जानते हैं कि अकार्बनिक जो कुछ पादप हार्मोन, जल
और अकार्बनिक खनिज भी प्रभावित होते हैं। इसलिए अपने ये कहते हैं कि मुख्यतः पर आंसर अलग हो जाएगा, लेकिन वैसे बेटा जाइलम फ्लोएम अकार्बनिक और कार्बनिक लगभग दोनों का स्थानांतरण करने में सहायक हो सकते हैं। यस बेटा, ये बात आपकी हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी हो गई। अब देखिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर बताता हूं, जो गजब आपकी इंपॉर्टेंट आगे, और वो आगे अपन आप समझ रहे हैं कि पूरे चैप्टर में वो क्लियर होगी, आएगी। तो देखिए बेटा अब अपन बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट कि परिवहन की दिशा क्या है। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी बेटा सीधी बात करें अपन कि भाई परिवहन की दिशा क्या है। भाई जो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है, लंबी दूरी का प्रवाह होता है, इसमें आप समझ रहे हैं जो ट्रांसलोकेशन होता है, स्थानांतरण होता है पदार्थों का, इसमें एक आपको ओवरव्यू बता देता हूं। बाकी तो आप जानते हैं बेटा, जब पूरा शॉर्ट डिस्टेंस एक एक इवेंट 7-8 दिन तक जब पूरा शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगा, उसके बाद आपका लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्ट होगा। यस, तो देखिए फिर भी यहां पर अपन बात करते हैं। देखो यहां पर अपन कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन की दिशा, परिवहन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो देखिए बेटा सबसे पहले यहां पर अपन डायरेक्शन की बात करते हैं। यस बेटा, तो किस वे में डायरेक्शन होता है, किन किन पदार्थों का किस वे में डायरेक्शन होता है और किस उत्तक के द्वारा होता है, वो तो अपन ने इस अध्ययन कर ही लिया। यस, तो सबसे देखो बेटा, सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं कि जल का जाइलम के संदर्भ में। यस बेटा, अपन कहें बेटा कि वाटर का जाइलम के रेफरेंस में, जल का जाइलम के संदर्भ में हमेशा एक दिशीय प्रवाह होता है। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, तो देखिएगा। हाँ देखिए बेटा, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन की दिशा। तो परिवहन की दिशा क्या होती है, यानी डायरेक्शन का भी अपन को ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। तो देखिए बेटा कि फर्स्ट अपन यहां पर पढ़ते हैं कि डायरेक्शन क्या होती है। तो अपन कहते हैं बेटा कि जाइलम के द्वारा जल का परिवहन, वाटर का ट्रांसपोर्ट। यस बेटा, जाइलम के द्वारा जल का परिवहन हमेशा एक दिशीय होता है ना बेटा। तो यहां आप ध्यान दीजिएगा, मतलब जाइलम के द्वारा जल का परिवहन यानी अपन कहें कि जल के संदर्भ में, है ना बेटा, सीधी सी बात अपन कहें किसके संदर्भ में, ओनली वाटर के संदर्भ में, है ना बेटा। तो जल के संदर्भ में, वाटर के रेफरेंस में, जल के संदर्भ में जो जाइलम परिवहन होता है, जाइलम परिवहन अनिवार्य रूप से एक दिशात्मक होता है, यानी बेटा यूनिडायरेक्शनल। क्योंकि सबसे पहले आप जानते हो कि मूलरोम के द्वारा जल का अवशोषण होता है, तो फिर जड़ के जाइलम में, और जड़ के जाइलम से तने के जाइलम से होता हुआ पत्तियों तक वो पहुंचता है पानी। और वाटर हमेशा एक दिशीय रूप में, हालांकि जल के साथ खनिज भी आते हैं, लेकिन खनिज एक दिशीय प्रवाह नहीं दर्शाएंगे। मैंने क्या कहा, जल के संदर्भ में जाइलम परिवहन यानी वाटर के रेफरेंस में जो जाइलम ट्रांसलोकेशन है, जाइलम परिवहन है, वो अनिवार्य रूप से क्या होता है बेटा, एक दिशात्मक। तो यहां पर आप समझिए बेटा, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अपन करते हैं कि जैसे मैं आपको इसका वे बताता भी हूं कि जैसे बेटा सबसे पहले मैं आपको एक व्यू के द्वारा, हालांकि अपन आगे जाकर इसको बहुत बड़े लेवल पे क्लियर करेंगे,
यस। लेकिन यहां पर एक व्यू के द्वारा मैं आपको बताता भी हूं, जैसे ये आप जानते हो कि पादप का तना है, और इसके बाद आप जानते हैं बेटा कि जैसे भूमिगत भाग की मैं बात करता हूं, ये रूट कैप की बात अपन कर रहे हैं। यस बेटा। अब देखो सोयल से जब मृदा से जल का अवशोषण होगा और जल आप जानते हैं कि जड़ के जाइलम तक आएगा, ये होता है जल का अवशोषण, पर यूनिट जल का अवशोषण, कि मृदा से जल का जड़ के जाइलम तक पहुंचना जल का अवशोषण। फिर वहां जड़ का जाइलम आ गया, तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब जैसे सबसे जो इनरमोस्ट परिवहन उत्तक होता है सबसे अंदर की ओर, वो जाइलम होता है। यस बेटा। तो यहां जाइलम तक आ गया। आप समझ सकते हो कि जाइलम में जो तत्व होते हैं, कंडक्टिंग एलिमेंट, संवहन तत्व होते हैं, जैसे वाहिकाएं, तो वाहिकाएं एक से एक वाहिका ऐसे लॉन्गिट्यूडिनली ऐसे एक से एक वाहिका आपस में जुड़कर एक नलिका संरचना, एक पाइप की तरह, जैसे पेन की रिफिल की तरह एक संरचना बना लेती है। बात के समझ रहे हो? तो देखो इसके अंदर जैसे वाटर मॉलिक्यूल के साथ चाहे खनिज भी हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार जड़ के जाइलम से तने के जाइलम और तने के जाइलम से वो आप समझ सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ जाते जाते कहाँ तक पहुँच जाएंगे बेटा? पत्ती तक, क्योंकि पत्तियों में भी आप जानते हैं कि संवहन उत्तक होगा। पत्तियों में भी आप जानते हैं बेटा कि संवहन उत्तक होगा कहाँ तक है? सिरा तक। यहाँ जो वीन होती है ना, सिराएं, वीन्स तक। तो फिर यहाँ से आप जानते हैं कि वाटर का लॉस होता है वाष्प के रूप में, पानी की हानि होती रहती है। तो वाष्प उत्सर्जन के द्वारा पानी की निरंतर हानि होती रहती है, और जड़ों के माध्यम से यहाँ जड़ के जाइलम से फिर तने के जाइलम और पत्ती के जाइलम तक, ये आप जानते हैं कि जल की यहाँ अपवार्ड मूवमेंट होती है ना बेटा? कौन सी मूवमेंट होती है? अपवार्ड मूवमेंट होती है, अपवार्ड मूवमेंट। यस बेटा। और आप जानते हैं कि जाइलम सैप में हालांकि मेनली वाटर और मिनरल भी होते हैं, लेकिन केवल जल का जो परिवहन होता है वो एक दिशात्मक होता है। यस। और इसको आप कहते हैं रस का आरोहण, यानी एसेंट ऑफ सैप की बात करोगे, एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण, ये तो होता ना बेटा। अब जाइलम सैप में तो वाटर, मिनरल और भी हो सकते हैं, लेकिन पानी हमेशा क्या होगा? एक दिशात्मक। और आगे अपन अभी क्लियर कर देंगे, है ना? जल के संदर्भ में जाइलम परिवहन कैसा होगा? एक दिशात्मक। यस बेटा। फर्स्ट लाइन आपके सामने मैंने क्लियर कर दी, क्लियर है? अब देखिएगा सेकंड में आपके सामने कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो कार्बनिक विलय है, कार्बनिक विलय मतलब शर्कराएं, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट वह खनिज, मिनरल्स। यस बेटा। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं, कार्बनिक विलय, ये अपन बात करें बेटा क्या, कि जो खनिज हैं इनका परिवहन अपन बात बेटा कि क्या होता है? बहुदिशीय होता है। सामान्यतः क्या होता है बेटा? बहुदिशीय। तो कार्बनिक विलय, ऑर्गेनिक सॉल्यूट व खनिजों मिनरल्स का परिवहन सामान्यतः बहुदिशीय या बहुदिशात्मक, यानी मल्टी डायरेक्शनल होता है। मल्टी डायरेक्शनल होता है। यस बेटा। जैसे देखो अपन यहां एक एक बात अपन करते हैं। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा,
जैसे जो भोज्य पदार्थ हैं, यस, तो सामान्यतः अपन जनरल हमेशा की बात नहीं कर रहे हैं, कभी कभी पत्तियां नहीं होगी तो हरा तना भी होगा, लेकिन सामान्यतः अपन एक बात करते हैं कि कार्बनिक विलयों अर्थात भोज्य पदार्थों का संश्लेषण। तो आप जानते हो पादप में भोजन के संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पत्तियां। तो कार्बनिक विलयों अर्थात भोज्य पदार्थों का संश्लेषण सामान्यतः पत्तियों द्वारा होता है। यस बेटा, क्लियर। अब आप जानते हो कि जो लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं, वही तो फोटोसिंथेसिस करती है या पत्तियों में होता है। अब देखो बेटा कि यहां से इन लीव्स से ये भोज्य पदार्थ, तो अपन कहेंगे इन पत्तियों से ये भोज्य पदार्थ पादप के सभी भागों की ओर निर्यातित होते हैं। यानी बेटा इन पत्तियों से भोज्य पदार्थ पादप के सभी भागों की ओर भेजे जाएंगे, है ना बेटा, पादप के सभी भागों की ओर निर्यातित होते हैं, है ना, निर्यातित कर दिए जाते हैं, भेजे जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि भी हरी पत्तियों पर बने हुए भोज्य पदार्थ पादप की जड़ों के मूल रोम की कोशिका तक भी जाएंगे। हर कोशिका में उपापचय होगा तो वहां तक आपके भोज्य पदार्थ जाएंगे। तो जैसे अपन कहें कि जड़ों की ओर तो जाएंगे, जड़ों, संग्राहक भागों, जो संग्राहक भाग होते हैं जो फूड का स्टोरेज करते हैं, तो जितने भी भूमिगत तने थे, भूमिगत तने किसके लिए रूपांतरित होते हैं? भोजन का संचय करने के लिए रूपांतरित होते हैं। तो संग्राहक भागों जैसे भूमिगत तनों, जैसे बेटा ट्यूबर, पोटेटो होता, कंद, प्रकंद, राइजोम, हल्दी, कंद, प्रकंद, है ना बेटा, घनकंद। तो आप जानते हैं कि कंद, प्रकंद, घनकंद आदि में स्थानांतरित होते हैं। तो बेटा देखो, जहां हरी पत्तियां, जहां भोजन बनता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो पत्तियां है ना, पत्तियां वो स्रोत की तरह कार्य करती है, सोर्स की तरह। और जहां भोजन चाहे डिमांड शोषण के लिए, उपापचय के लिए जाए और चाहे संचय के लिए जाए, तो वो आपके होते हैं सिंक होते हैं, वो कुंड। यस बेटा, बात को आप समझ रहे हैं। तो आप अपने क्या कहा बेटा कि भाई ये संग्राहक भागों जैसे जड़ों या कंद, प्रकंद भागों की ओर प्रवाहित कर दिए जाते हैं या निर्यातित होते हैं, है ना। लेकिन ध्यान से सुनना, जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है, प्रतिकूल परिस्थिति कब बेटा? देखो, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान, प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान जैसे बेटा मैं आपके सामने बात करता हूं, जो पतझड़ के दौरान जब पौधे की सारी पत्तियां गिर जाती है, अब भोजन बनाने वाले रहे नहीं, पौधे की सारी पत्तियां गिर जाती हैं, तो प्रतिकूल परिस्थितियों से पतझड़ के दौरान या पतझड़ के पश्चात, जब पतझड़ के अंदर सारी पत्तियां गिर जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान, जैसे पतझड़ के दौरान जब सभी पत्तियां गिर जाती है, यस बेटा, पत्ती होती नहीं है, फिर पतझड़ के बाद आप जानते हो बसंत ऋतु आती है। तो फिर बसंत ऋतु में जब छोटी छोटी कलिकाएं आती है, नवनिर्मित कलिकाएं, बड आती है, वो विभजोतक उत्तक होता है, तो उसको डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि उपापचय सक्रिय होता है।
तो बेटा बसंत ऋतु में फिर इन संग्राहक भागों से भोज्य पदार्थ नवनिर्मित कलिकाओं की ओर, इन संग्राहक भागों से भोज्य पदार्थ नवनिर्मित कलिकाओं की ओर स्थानांतरित होते हैं। यस बेटा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूं। यस कि भी जब पतझड़ के बाद जब फिर बसंत आती है तो कच्ची कच्ची कलिकाएं पौधे पर आती है, उनको भोजन की बहुत आवश्यकता होती है। अभी तक पत्ती वहां नहीं बनी तो संश्लेषण तो नहीं हो सकता, तो जो संग्राहक भाग हैं उनसे वापस भोज्य पदार्थ उन नवनिर्मित कलिकाओं को भेज दिए जाते हैं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे इसी में आपको मैं बताता हूं बेटा, भाई सामान्यतः आप जानते हैं बेटा कि जैसे ये जो हरी पत्ती है, हरी पत्ती, यहां पर भोजन का संश्लेषण होता है, ये सोर्स होती हैं, स्रोत। तो यहां क्लोरोफिल वर्णक हैं, प्रकाश सनलाइट को ट्रैप करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थ बनते हैं। और सामान्यतः एक बार के लिए तो आप जानते हैं कि जो भोज्य पदार्थ हैं वो यहाँ परिधि की तरफ फ्लोएम होता है, तो फ्लोएम के द्वारा आप जानते हैं बेटा कि वो अंतःभूमिक भागों, जड़ों की ओर और यहाँ तक कि जड़ों से मूलरोम तक भी वो भोज्य पदार्थ जाते हैं। या फिर भूमिगत जो संग्राहक भाग हैं, भूमिगत संग्राहक भाग, वहां तक वो भोज्य पदार्थ उस पत्ती के द्वारा, इस डायरेक्शन पर ऐसे बताएं बेटा, देखो कि भी इन हरी पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि भोज्य पदार्थ इन स्रोत से, पत्तियों से फ्लोएम के द्वारा, जो परिधि की तरफ होता है, फ्लोएम के द्वारा भूमिगत जड़ों या संग्राहक भागों की ओर स्थानांतरित होते हैं। तो ये जो संग्राहक भाग हैं ये आपके क्या होते हैं, सिंक, कुंड। यस, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, पतझड़ आता है, पतझड़ में सारी पत्तियां गिर जाती हैं। अब पतझड़ के बाद क्या आएगा, बसंत, और बसंत आएगा तो पौधे पर पत्तियां तो रहेगी नहीं, और ऐसे नवनिर्मित कलिकाएं वहां पर, बड कलिकाएं आएगी वहां पर, बर्ड्स। और जब ये कलिकाएं आएगी बेटा, अब यहां विभजोतक है तो भोजन की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। अब भोजन की डिमांड होती है तो फिर ये रिलेशन, ये रिलेशन बदल जाएगा, सोर्स और सिंक। अब इधर जो ये संग्राहक भाग हैं, स्टोरेज ऑर्गन, जड़ें या भूमिगत तने, ये जो संग्राहक भाग हैं, इन संग्राहक भागों से फिर भोज्य पदार्थ वापस आप जानते हैं बेटा किसकी ओर जाएंगे, नवनिर्मित कलिकाओं की ओर, नवनिर्मित कलिकाओं की ओर। तो ये फ्लोएम के द्वारा होगा। तो देखो मैं आपको बताऊंगा वहां पर कि फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों, जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं, कार्बनिक विलेय, भोज्य पदार्थों का परिवहन बाई डायरेक्शनल होगा। क्या होगा बेटा, बाई डायरेक्शनल, द्विदिशीय, बाई डायरेक्शनल। यानी फ्लोएम के संदर्भ में अगर अपन भोज्य पदार्थों का परिवहन पढ़ें तो बाई डायरेक्शनल, और आगे जाकर इसको अपन सिद्ध करेंगे बेटा जब अपन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर बहुत बाद में अपन पढ़ेंगे तब। यस, अब ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा पॉइंट होता है वो क्या होता है, तो वो समझिएगा कि एनसीईआरटी के पहले पेज को अपन क्लियर कर रहे हैं बस। यस, तो वो पेज आपका क्लियर हो जाए और आपको पूरे चैप्टर में पता लग जाए कि आपको पढ़ना क्या है, तो फिर अपन उसी वे के अंदर अपन इसको बढ़ाएं।
अब देखिएगा जो अगला पॉइंट होता है, तो अगला पॉइंट क्या होता है बेटा, अगला पॉइंट होता है बेटा कि जो खनिजों का यानी जो मिनरल्स हैं प्रवाह है। यस बेटा, या जनरली तो भोज्य पदार्थों बाई डायरेक्शनल, कभी कभी मल्टी डायरेक्शनल भी, लेकिन अपन कहें कि खनिजों मिनरल्स का प्रवाह मल्टी डायरेक्शनल होता है। कैसे होता है बताओ बेटा, मल्टी डायरेक्शनल, बहुदिशीय। यस, कैसे होगा बहुदिशीय, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे बेटा आप समझ सकते हो कि सबसे पहले मतलब किसी भी वे के द्वारा जो मृदा से खनिज होते हैं, मृदा से सबसे पहले जो खनिज होते हैं वो पादप के शीर्ष की ओर, सबसे पहले जो खनिज की आवश्यकता होती है वो पादप का शीर्ष भाग जो विभज्योतक होता है। और आप जानते हो कि विभज्योतक की सुरक्षा कौन करते हैं, ये लीफ प्राइमोर्डिया, प्रण आदक। यस, तो सबसे पहले तो ये जो खनिज होते हैं वो आप जानते हो कि पादप के वर्धीकारी भागों की ओर, पादप के वर्धीकारी भागों की ओर स्थानांतरित होते हैं। यस बेटा, यानी जो मेरिस्टेम जोन होता है, विभज्योतक क्षेत्र, विभज्योतक क्षेत्र, सही है। अब विभज्योतक क्षेत्र से जैसे प्रण आदक है लीफ प्राइमोर्डिया, यहां से जैसे बेटा आप जानते हो कि लीफ बनती है, लीफ बनती है, यहां से आप जानते हो कि जैसे आगे ग्रो होती है और यहां नोड पे पत्ती बनती है, तो विभज्योतक से ये किसमें, पत्ती में, यानी विभज्योतक क्षेत्र से पत्तियों में स्थानांतरित। हो गए, विभज्योतक क्षेत्र से किधर, पत्तियों में स्थानांतरित हो गए। यस बेटा, अब विभज्योतक क्षेत्र से पत्तियों में स्थानांतरित हो गए। आपको पता है, जब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताऊंगा मैं आपको कि विभज्योतक क्षेत्र से पत्तियों में स्थानांतरित, जैसे ही फिर ये पत्ती, मैं आपको बता दूं कि ये पत्ती पुरानी होती हैं, जीर्ण हो जाती हैं, ये पत्ती बेटा आप समझ सकते हैं कि यहां पुरानी हो गई, जीर्ण हो गई, अब ये पत्ती पौधे से गिरने वाली है। यस बेटा, तो ये जो जीर्ण पत्ती है, जीर्ण पत्ती यानी जीर्णता में चली गई, बुढ़ापा, जीर्णता में, पुरानी हो गई, है ना, सेनेसेंस मतलब जीर्णता में गई। तो जैसे ये जीर्ण होती है तो इस जीर्ण पत्ती से आप जानते हैं कि वापस खनिज विथड्रॉ होते हैं, और ज्यादा रिक्वायरमेंट किसको होती है, विभज्योतक क्षेत्र को। तो यहां से पुनः निकलकर विभज्योतक क्षेत्र की ओर पहुंच जाते हैं। तो आप क्या कहोगे कि जीर्ण पत्ती से खनिज पुनः निकलकर यानी विथड्रॉ, विथड्रॉ होकर विभज्योतक की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। यस बेटा, बात को समझ रहे हो। तो देखो सबसे पहले ये खनिज विभज्योतक क्षेत्र की ओर गए, विभज्योतक से फिर जब प्रणआदक से पत्ती बनी तो पत्तियों में स्थानांतरित हुई। जब पत्तियां पुरानी होगी, जीर्णता में चली गई, तो जीर्ण पत्ती पादप को छोड़ने वाली है, गिरने वाली है, तो वापस छोड़ देगी, क्योंकि विभज्योतक पर आवश्यकता होती है। तो वापस कहां चले गए, विभज्योतक पे चले गए। तो बताओ खनिजों का प्रवाह
कैसा हुआ आप समझ सकते हैं बेटा, कैसा परिवहन हुआ, मल्टी डायरेक्शनल। कैसा हुआ बताओ, मल्टी डायरेक्शनल। ये आपको मैंने सिद्ध कर दिया कि जो खनिजों का प्रवाह होता है वो कैसा हुआ बेटा, मल्टी डायरेक्शनल हो गया, जो सामान्यतः क्या होता है, फ्लोएम के द्वारा भी होता है। बात को समझे। इसके अलावा ध्यान दो बेटा, जो पादवर्धी नियामक होते हैं, जो हार्मोन होते हैं, वो भी अगर ध्रुवीय है, जल के साथ ध्रुवीय हो रहा है जाइलम के संदर्भ में, तब तो एक दिशात्मक, और अगर वो ध्रुवीय नहीं है, फ्लोएम के द्वारा उनका परिवहन हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, बहुदिशात्मक। यस, ये बात आपकी हो गई। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको अपन कहते हैं, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, ये केवल मैंने नॉर्मल आपको परिभाषाएं सिखाई है, और इसके बाद आप जानते हो बेटा कि जीरो से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। जो शॉर्ट डिस्टेंस के मेथड होते हैं, जैसे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट टॉपिक आपको दे रखा है एनसीईआरटी ने, परिवहन के माध्यम जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सारी बातें आप करोगे। लेकिन ये आपका क्या हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस। यस बेटा, अब आप समझ सकते हैं बेटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको मैं कहूंगा कि विभिन्न पदार्थों का परिवहन, विभिन्न पदार्थों का परिवहन जो संवहन उत्तकों के माध्यम से होता है, संवहन उत्तकों के माध्यम से होता है। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा बेटा, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ये क्वेश्चन नीट में भी आ गया है कि संवहन उत्तकों के द्वारा जो परिवहन होता है, लंबी दूरी का जो प्रभाव होता है, वो क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। यस बेटा, क्लियर। और फिर अपन कहेंगे कि ये जो ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसलोकेशन इसमें यानी लंबी दूरी के प्रवाह में ट्रांसलोकेशन अपन कहेंगे बेटा कि विसरण द्वारा संपन्न नहीं हो सकता। है ना बेटा, जो ट्रांसलोकेशन है वो डिफ्यूजन के द्वारा नहीं हो सकता है। भाई कारण क्या है, वो सारी बातें अपन बताएंगे कि भाई विसरण, क्योंकि जो विसरण है, विसरण एक धीमा प्रक्रम है, धीमा व अदिशात्मक प्रक्रम है, धीमा व अदिशात्मक प्रक्रम है। जबकि अभी आपने यहां पर देखा, चाहे जल के संदर्भ में जाइलम परिवहन देखा तो भी दिशात्मक जा रहा है ना, और चाहे अपन बात रहे कि फ्लोएम के द्वारा जो परिवहन देखे तो दिशात्मक है। तो आप जानते हो कि विसरण एक धीमा और अदिशात्मक प्रक्रम है ना। तो आप समझ रहे हैं कि दूसरी बात है कि जिसमें जो विभिन्न अवयव हैं वो पृथक पृथक गति करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, स्वतंत्र होते हैं, मतलब पृथक पृथक आपके गति करते हैं, प्रभावित होते हैं। जबकि आप जानते हो कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो परिवहन होता है वो तीव्र गति से होता है। किससे होता है बेटा, तीव्र गति से। यस, फास्ट होता है, ये आपको मैं बता दूं, और दिशात्मक होता है। तो आप कहोगे कि जाइलम तथा फ्लोएम के द्वारा परिवहन तीव्र, फास्ट एवं दिशात्मक होता है। यस बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि इसमें पदार्थ के अणु और आयन एक साथ, है ना, इसमें मैं कहूं बेटा कि जो पदार्थ के अणु एक साथ, इनमें पदार्थ के अणु एक साथ समूह के रूप में प्रभावित होते हैं, है ना, जिसे आप जानते हो मास फ्लो, मास फ्लो या बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट, सहती प्रवाह। भाई ऐसे थोड़ा होता है बेटा, जाइलम के द्वारा एक एक अणु पहुंचते हो,
है ना, मतलब श्रृंखला बनती है, भाई एक अणु पहुंच गया उसके कई देर बाद में दूसरा अणु पहुंचा, ऐसा नहीं होता है। यानी श्रृंखला के रूप में अपन बात करें कि वहां परिवहन होता है, तो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा परिवहन तीव्र दिशात्मक होता है और पदार्थ के अणु एक साथ एक समूह के रूप में प्रवाहित होते हैं, यानी मास फ्लो या फिर क्या होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। और बल्क ट्रांसपोर्ट ये दिशात्मक होता है, जिसके लिए आप जानते हो कि कोई विशेष दाब प्रेशर जिम्मेदार होते हैं, जैसे जाइलम ट्रांसलोकेशन वाष्पोर्जन से उत्पन्न एक ऋणात्मक दाब, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऋणात्मक जल स्थैतिक दाब जिम्मेदार होगा, और फ्लोएम परिवहन के लिए एक धनात्मक जल स्थैतिक दाब पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिम्मेदार होगा। खैर वो सारी बातें अपन ने यहाँ पर कर ली। तो बेटा आप समझ रहे हो कि ये तो मैंने केवल फर्स्ट पेज का आपको इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद आप जानते हो कि बहुत अच्छे लेवल से अपन चैप्टर को जीरो से सबसे पहले शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन के माध्यम झिल्ली के आर पार जो परिवहन होता है उसके बारे में हम आपको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में अपन परिवहन के माध्यम, और आपके एंड साइड में लिख रखा है तो वहाँ से आप रीडिंग करके आएंगे, विसरण है, निष्क्रिय परिवहन में विसरण, सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन और वो सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से आप करके आएंगे बेटा, है ना। थैंक यू वेरी मच।